अब हम टॉपिक पढ़ेंगे रिपब्लिक। आप अपने सामने बुक खोल लीजिए और मैं लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग समझाऊंगी कि बुक में क्या लिखा है इन सिंपल लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं। अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मोनार्की एंड रिपब्लिक। तो हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी का बेसिकली मतलब क्या था, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरीके की है। क्या वो मोनार्की है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्या वो किंग और क्वीन है या फिर इलेक्टेड है, मतलब रिपब्लिक। ठीक है, तो हम ये क्या बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो तरीके से हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मोनार्की और दूसरा होता है रिपब्लिक। इन अ मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट, यूजली किंग और क्वीन, enjoys अ हेरिडिटरी पोजीशन। मोनार्की के सिस्टम में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट, जो उनकी कंट्री का हेड है, वो या तो किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, वो एक हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय करेगा। मतलब कि उसकी बाय बर्थ, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसे वाली जो चीज़ें होती हैं कि बाय बर्थ उसको वो पोजीशन मिल रही है, तो वो इंजॉय करते हैं, हेरिडिटरी पोजीशन इंजॉय करता है वो मोनार्की सिस्टम में। दैट इज़ ही शी कम्स टू ऑफिस थ्रू सक्सेशन। वही कि बेटे का बेटा ऐसे करके, तो वो मतलब उस पोजीशन पे कैसे आया, थ्रू सक्सेशन। और ये हम कहाँ देखते हैं, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की अभी भी वो मोनार्की, उनका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो उनके जैसे किंग और क्वीन है ना, क्वीन एलिजाबेथ या किंग चार्ल्स, ऐसे उनका रहता है। इन अ रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली। और इसके अपोजिट क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उसका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है। कि रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट, हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो हमेशा इलेक्टेड होंगे, या तो अब डायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकते हैं, जैसे यूएसए में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्टली इलेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में। और एक फ़िक्स पीरियड के लिए होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ टाइम तक वो हेड ऑफ़ द स्टेट बने रहेंगे। ठीक है, एक फ़िक्स पीरियड होता है, उसके बाद चेंज होते हैं, री इलेक्शन होते हैं। तो हम यूएसए और इंडिया का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। Therefore, the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president. तो हमारे प्रियम्बल में रिपब्लिक वर्ड जो है वो ये दर्शाता है कि इंडिया जो है उसका हेड जो है, जो हमारे कौन हुए, प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है। ठीक है, हेरिडिटरी पोजीशन पे नहीं आए हैं। और ये इलेक्ट कितने टाइम के लिए होते हैं, फिक्स पीरियड होता है, वो कितना होता है, 5 साल का। तो 5 ईयर्स तक वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड का क्या मतलब होता है कि इनको हम डायरेक्टली वोट नहीं करते। जो पीपल होते हैं, जनता जो है, वो डायरेक्टली वोट नहीं करती। वोट कौन करते हैं, इनडायरेक्टली वोट। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, मतलब एक स्पेशल ग्रुप बनता है जो कि वोट करते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और फिर प्रेसिडेंट बनते हैं। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो और अच्छे से प्रेसिडेंट के टॉपिक पे पढ़ेंगे। देन इसमें हमें बस ये याद करना है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं 5 साल के लिए। ठीक है, और इलेक्टेड होता है जो हेड ऑफ़ द स्टेट, उसको रिपब्लिक कहते हैं। अ रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स। वन, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल and not in a single individual like a king. Second, the absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination. ये दो चीज़ें भी हमें रिपब्लिक जो वर्ड है ये दिखाती है। मतलब रिपब्लिक जो वर्ड हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमें ये दो चीज़ें और दर्शाती है। क्या, पहली कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल। ठीक है, मतलब अल्टीमेट पावर जो है वो पीपल के पास है। ठीक है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, अल्टीमेट जो पावर है वो लोगों के पास है, किसी एक इंसान के पास नहीं है। ठीक है, मतलब पावर जो है इज़ नॉट विद वन किंग बट विद सिटीजन्स हु चूज़ देयर रूलर्स। ओके, कि एक किसी किंग के पास नहीं है वो पावर, बल्कि सिटीजन्स के पास है जो अपने रूलर्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि कोई भी, मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को प्रिविलेज मिल रहा हो। ठीक है, हर कोई उस पब्लिक ऑफिस के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, जैसे किसी भी पोस्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एमएलए, एमपी, इस चीज़ के लिए हर कोई
सिटीज़न जो है वो ओपन है, मतलब वो पब्लिक ऑफिसेस ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि किंग का बेटा ही मतलब प्रेसिडेंट बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता, चाहे कितना भी वो पढ़ा लिखा हो या कितना भी वो एलिजिबल हो, कितना भी वो इन्फ्लुएंशियल हो, ऐसा नहीं है, ओपन फॉर ऑल है। और मोनार्की में ही होता है ना कि फिक्स है भाई कि उसी का बेटा बनेगा, बट रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। तो 2 पॉइंट्स क्या हुए कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के पास पावर नहीं होती, जैसे किसी एक किंग के पास पावर नहीं होती। पॉलिटिकल सोवरनिटी मतलब पावर जो है, ठीक है, अल्टीमेट पावर वो पीपल के पास होती है, और कोई भी एक बंदा या क्लास प्रिविलेज नहीं है। पब्लिक ऑफिसेज जो है वो ओपन फॉर ऑल है। तो ये हमारा रिपब्लिक जो पॉइंट है ये ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जस्टिस। The term justice in the preamble embraces 3 distinct forms, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो प्रियम्बल में जस्टिस जो है उसको 3 पार्ट्स में और बताया गया है कि 3 उसके फॉर्म्स हैं, क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, और इस सिक्योर थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो है हमारे प्रियम्बल में दे रखा है जस्टिस, है ना। आगे फिर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये हम अचीव कैसे करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ये अचीव हो सकते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके अचीव। अब कैसे हो सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में दे रखा है कि राइट टू इक्वालिटी है, तो वो हमारे इक्वालिटी सोशल जस्टिस दिखाता है कि भाई हम किसी एक को नीचा नहीं देखें, किसी और को ऊपर ना करें, है ना। राइट टू इक्वालिटी में इकोनॉमिक वेल्थ भी हम देख सकते हैं कि वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो, जो हमारे डीपीएसपी में है कि लो क्लास या फिर जो पुअर पीपल है उनको आगे बढ़ाने का, ग्रोथ का उनको काम करो, है ना। इकोनॉमिक जस्टिस हम उस तरीके से देख सकते हैं। पॉलिटिकल हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गए। तो ये हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो 3 फॉर्म्स हैं जस्टिस के, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो हम इन दोनों तरीक़ों से अचीव कर सकते हैं। सोशल जस्टिस जो सोसाइटी में जस्टिस की कोई ऊपर नीचे नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कोई ज़्यादा अमीर गरीब, मतलब इक्वालिटी हो, ठीक है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग ऑल। और पॉलिटिकल मतलब सबको इक्वल राइट्स हो, पॉलिटिकल वोट वगैरह करने की, है ना। तो ये हमारे 3 तरीके के हो गए। अब देखते हैं आगे। सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को हम डिवाइड करके देखेंगे अब कि सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अनफेयर डिफरेंसेस ऐसे ना हो, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट हो हर सिटीजन्स की, ठीक है, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिफरेंस कि भाई हम अनफेयर डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और वो जैसे किसी भी आधार पे हो सकते हैं, जैसे कास्ट के आधार पे कोई अगर डिफरेंस कर रहा है, डिस्टिंक्शन कर रहा है, या कलर, कास्ट मतलब जैसे तुम नीची जात के हो, या कलर की तुम काले भाई गोरे, या रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, रिलीजन में कि भाई तुम दूसरे रिलीजन के हो, हम मेजॉरिटी में हैं तो हम ऊपर हैं, या सेक्स की तुम फीमेल हो और मैं आदमी हूँ तो भाई तुम नीची हो, ऐसा नहीं होगा। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, कलर के बेसिस पे हो, रेस, रिलीजन, सेक्स, इन सब के बेसिस पे, या फिर और भी जो अलग और भी आ सकते हैं इसमें एस्पेक्ट्स कि उसके बेसिस में कोई किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन या डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसको सोशल जस्टिस कहते हैं। It means absence of privileges being extended to any particular section of the society and improvement in the conditions of backward classes, SCs, STs and OBCs and women। तो इसका और क्या मतलब होता है कि कोई भी तरीके की ऐसे प्रिविलेज, है ना, ज़्यादा महत्वता किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं, हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, किसी एक सेक्शन को हम ज़्यादा प्रिविलेज या ज़्यादा ऊंचा ऐसे नहीं समझेंगे। और बाकी ये है कि इम्प्रूव करेंगे कंडीशंस को जो कि बैकवर्ड क्लासेस थी, जो पिछड़ी क्लासेस हैं, जो पीछे रह गई हैं,
कहीं ना कहीं लाइफ में, है ना, सोशल एस्पेक्ट्स की वजह से या बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से जो पीछे रह गई हैं सोशल अपलिफ्टमेंट में, हम उनकी सोशल अपलिफ्टमेंट में, है ना, उनकी इम्प्रूवमेंट करने में, उनकी मतलब सोसाइटी में उनकी एक पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। और कौन कौन से बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं, है ना, ट्राइब्स हैं, या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, माइनॉरिटी ले लो, या फिर वुमेन हैं, उन ऐसे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, हम उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम मतलब काम करेंगे, हम हेल्प करेंगे, उसको भी उनकी अपलिफ्टमेंट करेंगे। उस वो भी आस्पेक्ट जो है वो भी सोशल जस्टिस के अंदर आता है। कि पहली बात तो ये है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी कास्ट या फिर रेस, रिलीजन, सेक्स के, इन सब के और भी आगे जो भी आते हैं उसके तहत हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए सबका। और जो पीछे रह गए हैं, बैकवर्ड क्लासेस हो गए हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना, ये सब चीज़ें जो है वो सोशल जस्टिस के अंदर आती हैं। अब आगे है इकोनॉमिक जस्टिस। भाई कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या होती है? इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स दी नॉन discrimination between people on the basis of economic factors. It involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income and property. तो ये क्या बात कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक जो है इसमें ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे। बेसिकली ये है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बिटवीन पीपल, है ना, लोगों के बीच, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब कि अमीर गरीब, या उसके पास कितना पैसा है, या कितनी उसकी इनकम है ना, या उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बिटवीन पीपल, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे नहीं करेंगे। और एलिमिनेट करेंगे इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब ये जो इनइक्वालिटी हम, बल्कि अब तो बढ़ती जा रही है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं वेल्थ में, है ना, या इनकम में, कि किसी एक की इनकम ज़्यादा है तो वो और अच्छा इन्वेस्ट कर सकता है और उसकी इनकम आ सकती है ना, या फिर प्रॉपर्टी में। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ है, गैप जो है, ठीक है, बिटवीन पुअर पीपल और रिच पीपल, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। इसको इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं, ठीक है। कि ये जो गैप आ रहा है इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ का, इनकम का, या अपॉर्चुनिटी भी लगा लो इसमें, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ का, इन सबको हम एलिमिनेट करेंगे या कम करेंगे। और आगे लिखा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब देखो, हमने ऊपर देखा था सोशल जस्टिस, ठीक है, सोसाइटी के बेसिस पे, कि भाई हम कास्ट वगैरह के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं सब लोगों का, और लोगों की, बैकवर्ड लोगों की अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज़ हैं, अमीर गरीब के बीच में जो गैप है, उसको भी कम कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम कंबाइन कर देंगे, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि हम इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे याद कर लो। सो यहाँ लिखा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस इज़ इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो वर्ड है वो प्रियम्बल में यूज़ नहीं है, ये एक तरीके से मतलब एक मतलब जस्ट बता रहे हैं ये कि ये भी एक तरीके की जस्टिस है, कि हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को जब मिला के देखते हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, जिसमें सारे लोगों को हम एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी, अब वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ऐसे इमेजिन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। तो ये तो हमें पता ही है कि पॉलिटिकल जस्टिस, ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि पॉलिटिकली उनको सारे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जैसे क्या, कि उनको राइट टू वोट होना चाहिए, या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन होना चाहिए, राइट, उनकी वॉइस, है ना, फेयर एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस, जो मैंने अभी पहले बताया कि वो भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए उनके पास एक्सेस होना चाहिए, उनको वोट देने का एक्सेस होना चाहिए सबको इक्वली, या फिर जो पब्लिक ऑफिसेस हैं, है ना, उसमें वो भी उनको एक्सेस कर सकें,
है ना। वो भी उसमें ये नहीं हो कि उनको एक राइट ही ना हो कि अपनी कि वो खड़े हो सकें उस पोजीशन के लिए या फिर जा सकें, ऐसा ऐसा ना हो। इक्वल एक्सेस कर सकें वो पब्लिक पॉलिटिकल ऑफिस का, उनकी इक्वल वॉइस हो गवर्नमेंट में। मतलब वॉइस कैसे आप प्रेजेंट करोगे, वोट दे के कि आपका क्या मतलब आपकी क्या राय है, आपका क्या अधिकार है। तो वॉइस इक्वल राइट टू वोट से, है ना, या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन से, इक्वल वॉइस अपने उठाने से, ये सब हमारे पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर आते हैं कि हर किसी को ये इक्वल राइट्स हैं, कोई एक इंसान प्रिविलेज नहीं है। ओके, सो द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा आइडिया है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का, जो हमारे प्रियम्बल में है, वो इंस्पायर किससे हुआ है? ये इंस्पायर हुआ है रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। तो 1917 का जो रशियन रिवॉल्यूशन था, उससे इंस्पायर होके हमने ये वाला हमने उठाया है ये अपने प्रियम्बल में, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब नेक्स्ट है लिबर्टी। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। अब ये रिस्ट्रेंट्स ना ऐसे नहीं कोई भी रिस्ट्रेंट्स, अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स। ऐसे तो कोई भी रिस्ट्रेंट्स लगा सकता है कि भाई, मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके की बंदिश है ही नहीं। रिस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट्स, है ना, बंदिश। तो मतलब लिमिट लगाना किसी चीज़ पे, तो उसको रिस्ट्रेंट कहते हैं कि हम रोक लगा रहे हैं एक चीज़ पे। तो लिबर्टी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी भी चीज़ में रोक ही नहीं लगाई, जो मन कर रहा है आप करते जाओ, ऐसा नहीं है। एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स, ये जो वर्ड है ना अनरीजनेबल, ये इसमें लिखा नहीं है बुक में, आप इसको मेंशन करो कि अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स का एब्सेंस होना। मतलब जैसे कल को गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई रेड कलर की टी शर्ट नहीं पहनो, तो ये एक अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट हो गया ना कि भाई क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है ना, अनरीजनेबल नहीं है ये चीज़। तो ऐसे अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स या अनरीजनेबल लिमिट्स, है ना, अनरीजनेबल जिसके कोई मतलब नहीं है, ऐसी बेकार की रोकथाम, है ना, इस चीज़ को नहीं है। मतलब इस चीज़ की एब्सेंस है। हमें फ्रीडम है कि हमें जो टी शर्ट हम पहनना चाहते हैं हम पहन सकते हैं, किसी कलर की पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, इस चीज़ पर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, है ना, एब्सेंस है इस चीज़ में। तो ये है लिबर्टी का मतलब क्या हो गया कि आपको लिबर्टी है, फ्रीडम है एक तरीके से, है ना, कि आप अपने फ्रीडम। अभी हम देखते हैं आगे। तो बेसिकली अभी हम ये देख रहे हैं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन दी एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, कि हमारे एक्टिविटीज़ में हम क्या कर रहे हैं उसमें हमारी लिमिट की एब्सेंस है, मतलब, है ना। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। मतलब एक तो आप अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट नहीं लगा रहे हो और आप उल्टा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई वो अपनी पर्सनैलिटी को, है ना, सेल्फ ग्रोथ को, पूरा अपने सेल्फ होल जो कहते हैं कि भाई अपना पूरा जो उसका पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और वो काम कर सकता है, उसको आप और डेवलप कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, ठीक है, पीपल, ताकि मतलब आप रिस्ट्रेंट इसलिए नहीं लगा रहे अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट, ताकि वो जो पीपल हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है, वो इन्जॉय करे फ्रीडम ऑफ थॉट को, एक्सप्रेशन को, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, उनके ऊपर किसी तरीके की ऐसे बंदिश ना लगी हो। तो द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये हमारे प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स। अब हम ये कैसे हमें मिल रही है ये चीज़? फंडामेंटल राइट्स में ही है ये, है ना। राइट टू रिलीजन है आपको, और मतलब ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही दे रखा है। तो ये हम प्रियम्बल में देख सकते हैं कि हम लोगों को एक तो ये है कि हमारे ऊपर ऐसे कोई बंदिश नहीं लगी हुई, रिस्ट्रेंट्स नहीं लगी हुई, है ना, बंदिशों की एब्सेंस है, और ताकि हम अपने खुद को, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें सारे लोग, ठीक है, उनको फ्रीडम हो अच्छे से अपने केपेबल जितनी उनकी लिमिट है उतनी लिमिट में सोचने की, है ना, थॉट करने की, एक्सप्रेस करने की, वो जो मान्यता उनकी है, बिलीव, वो कर सकें, जो उनका फेथ है, जो भी वो वर्शिप जिसको भी करना चाहते हैं वो कर सकें, ये उनको लिबर्टी है,
इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं लगा रखी, ठीक है। और ये हमको लिबर्टी कहाँ दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में ही दे रखी है। और फंडामेंटल राइट्स में मतलब वो इन्फोर्सेबल है ना। अगर वो वायलेट कोई करता है हमारे फंडामेंटल राइट तो आप कोर्ट पे जा सकते हो। कोर्ट जो है वो एक्ट कर सकता है ना, मेक श्योर कर सकता है कि भाई वो फॉलो हो, वो इन्फोर्स कर सकता है ना। तो ये है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप जो है वो हम थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, जो इसमें लिखा है द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें ये लिबर्टी मिलती है, ये सारी जितनी भी है, और इन्फोर्सिएबल है मतलब सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट इसको इन्फोर्स कर सकते हैं लॉ के तहत। और अगर इनका वॉलेशन होता है तो अगर कोई वॉलेट करता है ये चीज़ तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गया, और फिर वो मेक श्योर कर सकता है कि वो फॉलो हो, ठीक है। लिबर्टी एज elaborated इन द प्रियम्बल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो लिबर्टी है हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है वो बहुत एसेंशियल है हमारे हमारी जो फंक्शनिंग चल रही है हमारी डेमोक्रेसी की उसको रखने के लिए, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा ढांचा है एक तरीके से जो फंक्शनिंग है उसको बरकरार रखने के लिए लिबर्टी बहुत ज़रूरी है। However, liberty does not mean license to do what one likes, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी कर सको, है ना, परमिशन मिल गई टू डू एनीथिंग, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेशंस लगी हुई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो आपने कहा था लिमिटेशन नहीं है, हमें फ्रीडम है, और यहाँ पे इन्होंने कह दिया लिमिटेशन है। ये मैं आपको ये समझाती हूँ कि लिमिटेशन मतलब कि भाई आपको फ्रीडम है कि आप एक्सप्रेस कर सको, ठीक है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, पर एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई अब आप पूरा रोड में निकल के एकदम ढोल बजा बजा के सबको ज़बरदस्ती का अपना सुनाओ, है ना। एक पब्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है ना, कि पब्लिक ऑर्डर की वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर और लॉ के तहत आपको अपनी फ्रीडम करनी है। ये नहीं है कि भाई मुझे फ्रीडम है कि भाई मैं कुछ भी बोलूँ, मेरा मुँह है मैं कुछ भी बोलूँ, ऐसा नहीं है। आपको दूसरे की भी डिग्निटी मेंटेन कर रखनी है, आपको लॉ और ऑर्डर के अंदर रहना है। भले ही आपको बोलने की आज़ादी है, सब कुछ है, फ्रीडम है आपको, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, है ना, आप कोई कुछ भी करो, बट आप पब्लिक ऑर्डर और लॉ के अंदर करोगे, इसको कहते हैं लिमिट। ये दूसरी लिमिट है, ठीक है। मतलब अनरीज़नेबल लिमिट नहीं, अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी गवर्नमेंट ने कि कुछ भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, हमें पब्लिक ऑर्डर और लॉ के अंदर रखना है, ये वाली लिमिटेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि however liberty does not mean license to do what one likes and has to be enjoyed within the limitation mentioned in the constitution itself। जो limitations है वो constitution के अंदर ही mention कर रखी है। In brief, the liberty conceived by the preamble or fundamental right is not absolute but qualified। Not absolute but qualified का मतलब होता है कि something is not complete, unlimited और unconditional, it has some limits, conditions और exceptions। मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब होता है कि अनलिमिटेड, कि कोई भाई मतलब जो करना है करो वाली चीज़, किसी को भी तुम भाई चाकू मारना है मारो, है ना, किसी को भी तुम्हें थप्पड़ मारना है मारो, इसको एब्सोल्यूट फ्रीडम कहते हैं। और क्वालिफाइड का मतलब होता है कि हाँ आपको फ्रीडम है पर एक लिमिट के अंदर। तो बेसिकली हमारी ये जो लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको फ्रीडम है कुछ भी करने का तो आप लोगों को मारते फिर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप लॉ के अंदर रहोगे ना, आप पब्लिक ऑर्डर के अंदर रहोगे, तो क्वालिफाइड इसको कहते हैं कि नॉट एब्सोल्यूट, पूरी एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, आपको फ्रीडम है बट लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो ये हमने लिबर्टी देखा। इसमें एक लास्ट लाइन है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799। तो जो हमारे तीन, जो हमने अभी ट्रिनिटी की भी बात की थी, ठीक है, जो अम्बेडकर जी ने ट्रिनिटी की बात की थी उसमें क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ही थे। तो ये जो तीन हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे में मेंशन हमारे प्रियम्बल में भी है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट याद करो 1789 से 1799 है, तो हमने वहाँ से ये आइडिया लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, ओके।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप ये 3 अच्छे से रिवाइज़ करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। और बाकी आप मेक श्योर करा करें हर बार आप पॉलिटी की बुक खोल के लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।